सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन। यह जो है सोसाइटी का नाम था जो राजनीतिक क्लब का नाम दिया गया। अब अगला क्या क्वेश्चन कहता है कि फ्रांस क्रांति के दौरान जैकोबिन क्लब के सदस्यों के द्वारा अपनाए गए परिधानों की शैली का वर्णन कीजिए। जैकोबिन क्लब था ना, तो अब देखिए जैकोबिन क्लब के एक बड़े वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय किया। ऐसा उन्होंने समाज के फैशन प्रस्त वर्ग, खासतौर से घुटने तक पहने जाने वाले ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों से खुद को अलग करने के लिए किया गया। यह ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों की सत्ता समाप्ति के ऐलान का उनका तरीका था। इस तरह से उस तरह का परिधान का व्यवस्था किया गया। अब उसी में कहता है कि इसलिए जैकोबिनों को शौकुलात के नाम से जाना गया। शौकुलात मतलब जो लाल टोपी पहना करते थे, और लाल टोपी जो पहना करते थे वह स्वतंत्र होते थे, उस पर किसी प्रकार के अत्याचार, किसी प्रकार का जोर दबाव नहीं लगता था, तो वही होता है शौकुलात के नाम से जाना गया, जिनका शाब्दिक अर्थ होता है बिना घुटने वाले। बिना घुटने वाले शौकुलात पुरुष लाल रंग की टोपी भी पहनते थे जो स्वतंत्रता का प्रतीक थी, लेकिन महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति नहीं थी, केवल पुरुष ही पहना करते थे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि फ्रांस में क्रांतिकारी विरोध के लिए उत्तरदायी कारणों का क्या बोलते हैं विश्लेषण कीजिए। तो आपको पिछले वीडियो में दे दिए हैं। अब कहता है कि शौकुलात द्वारा पहने जाने वाली लाल रंग की टोपी किस बात का प्रतीक होती है, यह भी आप पढ़ चुके हैं, क्योंकि शौकुलात का अर्थ क्या होता है कि लाल टोपी पहनते थे जो स्वतंत्र होते थे, उस पर किसी प्रकार का अधिकार किसी को नहीं था, वो वहाँ का मालिक हुआ करते थे, तो इस तरह से वह स्वतंत्र थे। और कौन पहनता था लाल टोपी? तो केवल पुरुष ही पहनते थे। ठीक है, अब अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि नेशनल असेंबली द्वारा बनाए गए संविधान के किन्हीं 5 प्रावधानों की व्याख्या कीजिए। कौन सा था? तो नेशनल असेंबली द्वारा बनाए गए संविधान के 5 प्रावधान। कौन कौन से संविधान के प्रावधान थे? पहला क्या है कि मजदूरी और कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी गई, यानी उसकी मजदूरी और उसका समय सीमा जो है तय कर दी गई, इसकी व्याख्या है। संविधान की 5 प्रावधान बनाए गए। अब दूसरा क्या है कि गोश्त और पावरोटी की राशनिंग कर दी गई। तीसरा क्या कहता है कि महंगे और सफ़ेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। चौथा क्या कहता है कि सभी को साबुत गेहूं से बनी और बराबरी का प्रतीक माने जाने वाली समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया गया। रोटी सबको अनिवार्य कर दिया गया। अब अगला रूल क्या बना कि बोलचाल और संबोधन में बराबरी का आचार व्यवहार लागू करने की कोशिश की गई, कि सभी जो है एक दूसरे से प्रेम से बोले। कोई ये न समझे कि हम मजदूर हैं, हम गुलाम हैं, सामंती प्रथा में है, कर देना है, ऐसा नहीं। सभी अमीर गरीब को जो है एक धारा में, एक बराबरी आचरण व्यवहार में जो है लाने की कोशिश की गई। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्या कहता है। अगला कहता है कि फ्रांस सरकार के स्वरूप में कौन से तीन मूल थे जो प्रेरक आदर्श थे और फ्रांस ही नहीं बाकी यूरोप के राजनीतिक आंदोलन को भी प्रेरित करते थे। तो स्वतंत्रता का अधिकार, विधि सम्मत समानता का अधिकार, बंधुत्व का अधिकार। फ्रांस सरकार के स्वरूप में 3 मूल्य थे जो पूरे देश में प्रेरक आदर्श थे और फ्रांस ही नहीं बल्कि यूरोप के राजनीतिक आंदोलन को भी यह प्रेरित करते थे, सीख दिया करते थे। कौन? स्वतंत्रता, विधि समानता और बंधुत्व। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है कि फ्रांस में 1791 संविधान के तहत किस तरह राजनीतिक पद्धति ने कार्य किया। किस तरह? तो फ्रांस ने 1791 में संविधान के तहत निम्नलिखित राजनीतिक पद्धति ने कार्य किया। कौन कौन सा पद्धति ने कार्य किया? तो देखिए पहला क्या कहता है कि सम्राट की शक्तियों का
सीमित कर दिया गया, सम्राट की शक्तियों को सीमित कर दिया गया। दूसरा क्या है कि अब सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित होने के बजाय अब इन शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं के विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित एवं हस्तांतरित कर दिया गया, यानी नियम बना दिया गया। न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, इस तरह से जो है नियम, उस तरह का पार्लियामेंट बना दिया गया, संसद बना दिया गया, संविधान बना दिया गया, जैसे आप और हमारे देश में या अन्य देशों में पाया जाता है। तीसरा क्या कहता है कि मताधिकार के लिए 2 श्रेणियां निश्चित कर दी गई। कौन? जिसमें सक्रिय नागरिक और निष्क्रिय नागरिक, यानी 2 तरह के मताधिकार लागू किया गया, जो एक था सक्रिय नागरिक और एक था निष्क्रिय नागरिक। देखिए बहुत भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है आपको किसी भी एग्जाम पूछता है। बिहार पुलिस का एग्जाम देने जाइए, एसएसबी का हो चाहे आर्मी का हो, किसी का परीक्षा आप देने जाते हैं तो उसमें पूछता है कि फ्रांस की क्रांति हुई थी तो उसमें जो है मताधिकार का घोषणा की गई, तो वह मताधिकार कितने श्रेणियों में बटा हुआ था? तो आप लिखिएगा 2 श्रेणी में। अब पूछ सकता है कि कौन कौन श्रेणी था, तो एक सक्रिय नागरिक और एक निष्क्रिय नागरिक, दोनों तरह के वोट का प्रावधान किया गया। चौथा क्या कहता है कि सक्रिय नागरिक वोट द्वारा न्यायाधीश का चुनाव करते थे। जो व्यक्ति सक्रिय होते थे वो न्यायाधीश का चुनाव करते थे, और जो निष्क्रिय थे वो देखिए क्या करते थे। अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। रूस ने किस पुस्तक में एक व्यक्ति का वोट के सिद्धांत का उल्लेख किया था? उसमें था ना, क्वेश्चन छोटा हुआ था, छपा नहीं था, तो उसका बुक का नाम था द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक, सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि फ्रांसीसी क्रांति के पहले फ्रांस की स्थिति का संक्षिप्त वर्णन 5 बिंदुओं पर कीजिए। तो फ्रांस की क्रांति के पहले फ्रांस की स्थिति कैसी थी? तो बिल्कुल जर्जर थी। देखिए पहला क्या है कि फ्रांसीसी क्रांति के पहले फ्रांस की स्थिति बिल्कुल ही दयनीय थी। क्या थी? बहुत ही दयनीय थी। दूसरा क्या है? फ्रांस भारी कर्ज में डूबा हुआ था और उसके वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे, पूरा उसका राजकोष समाप्त हो चुका था, इंड हो चुका था। अगला उसका स्थिति क्या बताता है कि फ्रांस की जनता गरीबी के जाल में फंस चुकी थी। उसकी जनता जो है त्राही त्राही कर रही थी, खाने पीने के लिए गरीबी से उब चुकी थी। चौथा क्या कहता है? किसानों और गरीब जनता के बीच रोजी रोटी का संकट था, कोई किसी प्रकार का काम रोजगार नहीं था और उसका पेट पालना भी मुश्किल हो गया था। पांचवा क्या कहता है कि फ्रांस में सामंतवादी व्यवस्था का बोलबाला था, जिसमें किसानों को अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना और सैन्य सेवा देना पड़ता था। यानी जितना काम करना पड़ता था वो सारे जो है वहाँ के किसान लोग किया करते थे, तो उसको कहते हैं सामंतवादी प्रथा। चलिए अगला क्या कहता है कि फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस में किस राजवंश का शासन था? किस राजवंश का शासन था? तो बुर्बो राजवंश का, जिसका शासक कौन बना था? लुई 16वां। कितने वर्ष के? 20 वर्ष की अवस्था थी उसका, बहुत नौजवान था, लेकिन उसको जो है देशद्रोह घोषित करके उसको फांसी दे दिया गया। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या कहता है। अगला कहता है कि फ्रांस में 1789 की क्रांति के प्रारंभ में दार्शनिकों का योगदान क्या था? 5 बिंदुओं के लिए उल्लेख कीजिए। चलिए तो इस तरह से इसको बताएंगे अगले चैप्टर में, अगले पेज में। दार्शनिकों ने अपने विचारों को अपने पुस्तकों के माध्यम से 1789 की क्रांति में बहुत बड़े योगदान दिए थे, जो निम्नलिखित थे। कौन था? टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट में लॉक ने राजा और निरंकुश अधिकारों का सिद्धांत का खंडन किया था उस किताब में। और दूसरा क्या था? रूसों ने जनता और प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। तीसरा क्या था कि अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक रचना में मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का बीच सत्ता विभाजन की बात कही थी। चौथा क्या था कि दार्शनिकों ने इन विचारों पर काफ़ी हाउसों व सैलान की गोष्ठियों में गर्मा गर्म बहस हुआ
करती और पुस्तकों एवं अखबारों के माध्यम से इनका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ, जिससे सारे जनता को मैसेज मिला करता था। अगला क्या था कि पुस्तकों एवं अखबारों के लोगों के बीच शोर से पढ़ा जाता ताकि अनपढ़ भी उन्हें समझ सके। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि 1971 के नए संविधान से फ्रांस की महिलाओं को किस बात से निराश हुई? उन्होंने क्या मांगे रखी थी? महिला निराश हो गई थी, तो क्या मांगे रखी थी? तो देखिए यहाँ पर उसकी मांग है। मांग क्या है कि महिलाओं की इस बात से निराश हुई थी कि 1971 के संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दे दिया गया था। किसका? निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दे दिया गया था। सक्रिय नागरिक और निष्क्रिय नागरिक, यानी निष्क्रिय नागरिक यानी वहाँ की महिला जो है वोट नहीं डाल सकती है। तो ये क्वेश्चन उठा सकता है कि कौन ऐसा देश है जहाँ पर सन 1971 ईस्वी में महिला वोट नहीं डाल सकती थी? तो वह था फ्रांस। कौन था? फ्रांस। और महिला को किस नागरिक के श्रेणी में रखा गया था? निष्क्रिय की श्रेणी में। अब देखिए उन्होंने निम्नलिखित मांग रखी थी। उन महिलाओं ने क्या मांग रखी थी? तो उन्होंने रखे थे कि महिलाओं को मताधिकार मिले, उसको भी वोट करने का अधिकार मिले। दूसरा क्या रखे थे? उन्हें असेंबली के लिए चुने जाने तथा राजनीतिक पदों की मांग रखी, यानी वह कहते थे कि हम भी पद लेंगे, हम भी शासक बनेंगे, हम भी उस तरह का कानून व्यवस्था का पालन करेंगे और देखरेख करेंगे। तो यही उसका मांग था। किसका? फ्रांस की महिलाओं का। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि क्रांतिकारी सरकार द्वारा फ्रांस में महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए लागू किए गए किन्हीं 5 कानून का उल्लेख करिए। तो महिला जब मांगी थी तो उसको 5 सुधार लाने के लिए कौन कौन से कानून बने थे उसके बारे में पूछ रहा है। तो आप लिखिए कैसे? तो सरकारी विद्यालयों की स्थापना के साथ ही सभी लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा अनिवार्य बना दिया गया। जब सरकारी विद्यालय की स्थापना हुई तो सारी लड़कियों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार मिला। दूसरा क्या था कि पिता उनके मर्जी के खिलाफ शादी के लिए बाध्य नहीं कर सकते थे, यानी कभी भी उसको पिता जबरन उसको शादी नहीं कर सकते थे, लड़की की मर्जी से ही वह शादी करेगी। इस तरह का नियम बना। तीसरा नियम क्या बना कि शादी को स्वैच्छिक अनुबंध माना गया और नागरिक कानूनों के तहत उनका पंजीकरण किया जाने लगा। चौथा क्या नियम बना? इस कानून में तलाक को कानूनी रूप दिया गया। तलाक को कानूनी रूप दिया गया, यानी फ्रांस में जो है पहला कानून बना था तलाक के प्रति। तो तलाक को जो है कानून रूप दिया गया कि आप तलाक नहीं कर सकते हैं, कभी भी करेंगे तो कानूनी प्रक्रिया के तहत ही तलाक कर सकते हैं, किसी औरत को छोड़ सकते हैं। चलिए अगला रूल क्या बना कि इस कानून के अनुसार महिलाएं अब व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी, कलाकार बन सकती थी और छोटे मोटे व्यवसाय चला सकती थी। तो इस तरह से महिलाओं ने अपना अधिकार आवाज़ बुलंद किया और वहाँ से अपना अधिकार लिया। और उसी महिला का देन है कि पूरे विश्व में उसका अनुकरण होता है। जैसे बिहार राज्य है 50% महिला आरक्षण दे चुका है, तो उस तरह से देश भी दे रहा है। यानी कह सकते हैं कि फ्रांस की क्रांति से जो है पूरे विश्व में क्रांति हुआ और विश्व में जो है सुधार की सीढ़ियाँ जो है दौड़ चली, लहरें जो है बहने लगी, चल पड़ी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि आतंक राज के दौरान महिलाओं पर कौन कौन से अत्याचार किए गए? आतंक राज, जब उसको जो है क्या बोलते हैं सिर को धड़ से अलग कर दिया गया, तो उस समय आतंक राज बोला गया था ना। तो उस समय जो है महिलाओं को कौन कौन से अत्याचार किए गए महिलाओं पर? तो देखिए उत्तर लिखेंगे कि आतंक राज के दौरान सरकार ने महिला क्लबों को बंद करने और उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून लागू किया। कई जानी मानी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया और उनमें से कुछ महिलाओं को फांसी पर भी चढ़ा दिया गया। बताइए कितना अत्याचार किया गया। तो इस तरह से आप फ्रांस की क्रांति में पढ़ते हैं। अगला क्या कहता है कि जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारक कौन कौन से थे? सामाजिक सुधार कौन कौन से थे? तो पहला था दास प्रथा का उन्मूलन जैसे सुधार प्रमुख थे, महिलाओं के जीवन में सुधार और उनके शिक्षा और व्यवसाय कार्य में सुधार किए जैकोबिन शासक
के काल में। अगला क्वेश्चन कहता है कि डायरेक्टरी या डायरेक्टरी क्या है, डायरेक्टरी या डायरेक्टरी क्या है। तो जैकोबिन सरकार के पतन के बाद फ्रांस के नए संविधान में 2 चुनी हुई परिषदों का प्रावधान किया गया। तो पहला परिषद डायरेक्टरी और दूसरा परिषद डायरेक्टरी, इस तरह से मैंने पूछता है ना, तो किया गया। ये परिषद 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका नियुक्त किया गया जिसे डायरेक्टरी या डायरेक्टरी कहा जाता है। तो वहीं जब परिषद का चुनाव हुआ, न्यायपालिका कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का चुनाव हो गया, तो उसी को कहते हैं डायरेक्टरी। यानी फ्रांस के डायरेक्टरी क्या है, तो फ्रांस के डायरेक्टरी है व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। उस तरह से भारत के संविधान में भी इस तरह का उल्लेख है। चलिए देखते हैं अगला कहता है क्या क्वेश्चन कि लुई 16वें के फिर से कर लगाने की खबर कौन सी व्यवस्था में लोगों के गुस्से को और बढ़ा दिया, तो कौन सा। तो देखिए उसका उत्तर क्या दे रहा है कि फिर से लगाने की खबर से विशेषाधिकार वाली व्यवस्था ने लोगों के गुस्से को और बड़ा कर दिया। इसमें कुछ विशेष वर्ग के लोगों का विशेषाधिकार प्राप्त था। किसका? अमीर लोगों का विशेषाधिकार प्राप्त था कि वह कर नहीं दे सकते हैं क्योंकि वह मेहनत मजदूरी करते थे, उच्च वर्ग के। लेकिन कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग ये दोनों जो है उस तरह का शासन व्यवस्था में नहीं थे। अगला क्वेश्चन कहता है कि फ्रांस की क्रांति के दार्शनिकों के विचार के आप किस प्रकार से डालने का काम किया, उनके विचारों को किस प्रकार जनसाधारण तक पहुंचाया, ये आप पिछले वीडियो में आपको दे चुके हैं, ज़्यादा क्या देंगे। अगला देखते हैं क्या कहता है कि फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे। तो फ्रांस के क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे। तो लुई सरकार का निरंकुश शासन, मजदूर व्यापारियों और किसानों का शोषण। तीसरा था दार्शनिकों के विचार जो लोगों को क्रांति के लिए प्रेरित किया। चौथा था महंगाई, बेरोजगारी और बार बार युद्ध से फ्रांस की सरकार पर कर्ज का बोझ हो जाना, कर में भारी वृद्धि कर देना, यही फ्रांस की क्रांति का मूल कारण था। अगला क्या था कि फ्रांसीसी महिलाओं के मताधिकार कब प्राप्त हुआ। तो सन 1941 ईस्वी में। यानी निरंकुश महिला थी, निरंकुश नागरिक के रूप में महिला को माना गया, लेकिन उसका अधिकार कब मिला। 1941 ईस्वी में। कब मिला? 41 ईस्वी में। अब कहता है कि द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन क्या था। तो यह फ्रांस के सबसे मशहूर क्लबों में से एक था। अगला क्या कहता है कि मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर कौन था, उसकी मृत्यु कैसे हुई। तो ये आपको जो है क्वेश्चन आपको दे चुके हैं। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी डेवलपमेंट वीमेन क्लब की एक प्रमुख मांग क्या थी। तो इसकी प्रमुख मांग क्या थी। तो महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, मत देने का अधिकार हो और सत्ता में जाने का अधिकार हो। तो इस तरह से वह जो है अपना अधिकार मांगती थी। तो वही न था। अब देखिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। लुई 16वें के कर बढ़ाने के क्या कारण थे। तो भैया उसका राज्य खजाना क्या था, खाली हो गया था, तो उसको भरने के लिए या जनता को विधि व्यवस्था स्थापित करने के लिए उसको कर की व्यवस्था लागू करना अनिवार्य था। तो इसलिए उसका कारण क्या था। तो जनसंख्या में वृद्धि, फ्रांसीसी सरकार पर कर्ज का बोझ हो जाना, वित्तीय संसाधन में कमी हो जाना, बार बार युद्ध की मार के कारण वह कर में बढ़ोतरी किया, जिसके कारण जो है वहाँ पर क्रांति जो है शुरू हो गई, क्रांति आंदोलन जो है शुरू हो गई। तो इस तरह से उसका मुख्य कारण था। अब कहता है कि स्टेट्स जनरल क्या है, यह क्या कार्य करता था। तो इसका उत्तर लिखेंगे स्टेट्स जनरल एक सरकारी संस्था थी। नए कर की मंजूरी के लिए स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई जाती थी। यह नए प्रस्तावों पर अनुमोदन का कार्य करता था, यानी नई कर प्रणाली टैक्स की व्यवस्था लागू करता था। अब अगला कहता है कि सन 1791 में फ्रांसीसी संविधान ने कानून बनाने का अधिकार किसे सौंप दिया। तो नेशनल असेंबली को सौंप दिया, जो
गणतंत्र के रूप में जो जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार आती थी, उस असेंबली के अनुरूप उसको क्या कर दिया, सौंप दिया। अगला क्वेश्चन कहता है कि द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो रूसो। कौन है? रूसो। लुई 16वें की मृत्यु कैसे हुई? तो न्यायालय द्वारा उसे देशद्रोह के आरोप में मौत की सज़ा सुनाई गई। 21 जनवरी 1973 ईस्वी में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। सबके सामने जो उसको फांसी दे दी गई देशद्रोह करार करके। ठीक है। अगला कहता है कि फ्रांस के इतिहास में किस समय को आतंक का युग कहा जाता है? किस समय को आतंक का युद्ध कहा जाता है? तो आपको पिछले वीडियो में दे दिए हैं। आतंक का युद्ध कहा जाता था, जिसको जो है शरीर को गर्दन को धड़ से अलग कर दिया गया था। चलिए अगला कहता है कि फ्रांस में नेशनल असेंबली चुनने के लिए मतदान का अधिकार किस प्रकार दिया गया था? फ्रांस में नेशनल असेंबली को चुनने के लिए मतदान अधिकार कुछ लोगों को ही प्राप्त था। लोग 2/3 कर चुकते लोग 2/3 कर चुकाते थे। जो सक्रिय नागरिक थे, जो कर चुकाते थे वो सक्रिय नागरिक थे, उन्हें ही मतदान करने का अधिकार प्राप्त था। लेकिन महिला मतदान नहीं कर सकती थी, क्योंकि महिलाएं जो है निरंकुश क्या बोलते हैं, निष्क्रिय नागरिक माने जाती थी महिला। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि फ्रांस में सम्राट लुई 16वें के शासन में सक्रिय और निष्क्रिय नागरिक किस आधार पर बांटे गए थे? इनमें से किसको मतदान का अधिकार था? तो सक्रिय नागरिक को मतदान था। तो 25 वर्षों से अधिक उम्र के पुरुष जो 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे, उन्हें सक्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया। शेष सभी पुरुष तथा महिलाओं के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया, जो कर अधिक से अधिक दिया करते, यानी अपने मजदूरी के क्या करते थे, 3 दिन की मजदूरी के बराबर, 3 दिन के मजदूरी के बराबर अगर जो कर्ज दिया करते थे, उसको जो है सक्रिय नागरिक के रूप में रखा गया था और वहीं वोट डाल सकते थे। तो इस तरह से जो है आपने देखा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कहता है कि लुई 16वें को फिर से कर लगाने की खबर की कौन सी व्यवस्था ने लोगों को गुस्से को ला दिया? तो अभी आपने देखा तो इसका उत्तर यहाँ पर भी है कि फिर से कर लगाने के विशेषाधिकार वाली व्यवस्था ने लोगों के गुस्से को और बड़ा कर दिया, और इसमें कुछ विशेष वर्ग के लोगों को विशेषाधिकार दिए गए थे। तो कौन कौन विशेषाधिकार दिए गए थे लुई 16वें के दौरान? कि तो 3 भाग में थे। तो एक में था पादरी, जिसको चर्च कहते हैं, और एक में था कुलीन वर्ग, और एक में थे अमीर वर्ग। तो अमीर वर्ग जो है क्या करते थे, यह कर दिया करते थे, टैक्स दिया करते थे, लेकिन कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग नहीं दिया करते थे। यह जो है किसी प्रकार कर नहीं दिया करते थे। तो वहीं चर्च का जो है जो जितना भी महल था, उसको जो है क्या कर दिया गया, सरकार ने जब्त कर उसमें कार्यालय खोल दिया, और धीरे धीरे पादरी और कुलीन वर्गों को जो है समाप्त कर दिया, और अमीर लोग अंत में उस फ्रांस पर जो है काबिज हो गए। और यहीं से आपका क्वेश्चन का अंत होता है, और आपको लेकर आएंगे इतिहास, भूगोल, नागरिक, अर्थशास्त्र से एक एक पाठ का क्वेश्चन आंसर। और वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चैनल का सब्सक्राइब कर दें, जिस चैनल का नाम है स्मार्ट साइंस बक्सर ऑफिशियल चैनल। यह एक एकलौता ऐसा चैनल है जिसके अंदर सारे विषय का आपका जो है नॉलेज दिया जाएगा, क्वेश्चन आंसर सॉल्व कराया जाएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स।